हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महाराणा प्रताप क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो लेके आए हैं वो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस। तो भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस हैं उसी के बारे में अपने आज चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के क्लासिकल डांस हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये आपको सारे ही एग्ज़ामों से संबंधित है, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप किसी सेंट्रल लेवल की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्खनन, शिलालेख, इतिहास, राजाओं और कलाकारों की वंशावली, साहित्यिक स्रोत, विभिन्न कला की मूर्तिकला और पेंटिंग भारत में नृत्य के व्यापक साक्ष्य प्रदान करते हैं। समकालीन शास्त्रीय नृत्य रूप में 12वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक संगीत नाटक या संगीत नाटक विकसित हुए। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के दो मूल पहलू है। पहला है तांडव, जिसमें गति और लय के माध्यम से किया जाता है, और दूसरा है लास्य यानी कि अनुग्रह, भाव और रस। इसमें प्रश्न ये बन सकता है कि शास्त्रीय नृत्यों के दो मूल पहलू कौन कौन से हैं, तो तांडव और लास्य हैं। इसके तीन प्रमुख घटक हैं। नाट्य यानी कि नृत्य का नाटकीय तत्व अर्थात पोत्रों का अनुकरण, नर्तक अपने मूल रूप में नृत्य गतिविधियाँ, नृत्य अभिव्यंजक घटक यानी कि मुद्रा या इशारे। 9 रस इसमें होते हैं दोस्तों: प्रेम, वीरता, करुणा, हास्य, क्रोध, भय, घृणा, आश्चर्य और शांति। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र भारतीय सौंदर्य शास्त्रियों के नृत्यों की विशेषताओं के लिए प्रमुख स्रोत हैं। भारत के प्रमुख नृत्य तो जिसमें बात करें भरतनाट्यम। दोस्तों, भरतनाट्यम जो नृत्य है वो दक्षिणी भारत यानी कि तमिलनाडु से संबंधित है। और भरतनाट्यम नृत्य में शरीर संचालन की तकनीक व्याकरण के अध्ययन हेतु नंदिकेश्वर द्वारा लिखित अभिनय दर्पण पाठ्य सामग्री के मुख्य स्रोतों में से एक है। भरतनाट्यम को एक कार्य के रूप में जाना जाता है, जहां नर्तक एक ही प्रदर्शन से कई भूमिकाएं निभाता है। नृत्य में पैर, कूल्हे और बाँह की संक्रमणकालीन गतिविधियों को शामिल होता है। भावनाओं के व्यक्त करने के लिए अभिव्यंजक, नेत्र गति तथा हाथ के इशारों का उपयोग किया जाता है। संगत ऑर्केस्ट्रा में एक गायक, एक मृदंग वादक, वायलिन वादक, वीणा वादक, एक बांसुरी वादक और एक झांझ वादक शामिल होते हैं। नृत्य पाठ्य का संचालन के लिए व्यक्ति नट्टू बनार होता है। अपने सामान्य रूप में नृत्य के आमतौर पर मुख्य 7 भागों में विभाजित किया जाता है: अल्ला रिपु, जतिस्वरण, शब्द वर्णा, पद, तिथिलना और शलो। भरतनाट्यम मुद्राएं चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरों पर चित्रित हैं। ई कृष्ण अय्यर, रुक्मणी देवी अरुणडेल ने नृत्य की इसकी खोई लोकप्रियता और स्थिति वापस दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा अगर आपने बात करें दोस्तों कथक, जो कि उत्तर भारत उत्तर प्रदेश का है। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कहानी। मुख्य रूप से एक मंदिर या गांव का प्रदर्शन था, जिसमें नर्तक प्राचीन धर्म ग्रंथों में कहानियां सुनाते थे। भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ 15वीं और 16वीं शताब्दी में कथक नृत्य की एक विशिष्ट विधा के रूप में विकसित होना शुरू हुआ। राधा कृष्ण की किंवदंतियों को रसलीला नामक लोक नाटकों में अभिनय किया गया, जिसे लोक नृत्य को कथक कलाकारों के मूल इशारों के साथ जोड़ा गया है। मुगल सम्राटों व उनके सरदारों के अधीन कथक को कई बार दरबार में किया जाता था, जहां इसे अपनी वर्तमान विशेषताएं हासिल की और एक विशिष्ट शैली के रूप में साथ नृत्य के रूप में विकसित हुआ। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में विकसित हुआ। आमतौर पर एकल प्रदर्शन में नर्तक अक्सर छंदों को बोलने के लिए रुकता है, उसके बाद आंदोलन के माध्यम से उसका निष्पादन करता है। फुटवर्क पर अधिक ध्यान हेतु
हरकतों के कुशलतापूर्वक नियंत्रित किया जाता है। टखने घंटी नर्तकों के सीधे पैरों पर प्रदर्शन किया जाता है। कथक हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संगीत से जुड़ा शास्त्रीय नृत्य एकमात्र रूप है। लेडी लीला शेखो मेनका ने शास्त्रीय शैली को पुनर्जीवित किया और इसके प्रमुख नृत्यों में बिरजू महाराज, सितारा देवी शामिल हैं। अगला नृत्य दोस्तों है कथकली, जो कि केरला से संबंधित है। चकियार कुथ, कुडियाट्टम, कृष्णट्टम, रामानट्टम केरल के प्रमुख अनुष्ठान प्रदर्शन कलाएं हैं जिसकी कथकली के रूप में और सीधा प्रसारण प्रभाव पड़ता है। कथकली नृत्य और संगीत अभिनय का मिश्रण है। कहानियों का नाट्यकरण करती हैं। ज़्यादा भारतीय महाकाव्यों से अनुकूलित हैं। भारी मेकअप और शानदार पोशाकें यानी कि विस्तृत मुखौटे, विशाल स्कर्ट और बड़े सिर पर पोशाक का उपयोग किया जाता है। नर्तक विशेष श्रृंगार और वेशभूषा के साथ कहानियों की भूमिका राजा, देवता, राक्षस आदि निभाते हैं। गायक की उदंतियाँ सुनाते हुए और ताल वादक संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं। चेहरे के अलग अलग रंग अलग अलग मानसिक अवस्थाओं को चरित्र का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए हरा जो है वो कुलीनता का, काला है वो दुष्ट का, लाल धब्बे रॉयल्टी का और बुराई का संयोजन है। हाथ के चेहरे इशारे के भाव और आंखों की हरकतें महत्वपूर्ण हैं। शरीर का भार पैरों के बाहरी किनारों पर होता है जो थोड़े मुड़े हुए और मुड़े हुए भी होते हैं। रमन कुट्टी नायर और कलामंडलम गोपी प्रमुख कलाकार थे। कुचिपुड़ी जो कि अगला नृत्य है आंध्र प्रदेश से दोस्तों। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के गांव का नाम है जहां नृत्य नाटिका की सबसे लंबी परंपरा इसे यक्षगान के सामान्य नाम से जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में यक्षगान की कुचिपुड़ी शैली की कल्पना योगी ने की थी। इसे नृत्य नाटिका यानी कि समूहों और प्रदर्शनों में एकल आइटम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। पोशाकों और आभूषणों से एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एकल आइटम में मंडुक्का शब्दम, मेंढक लड़की की कहानी, बाल गोपाल तिरंगा, सिर पर पानी से भरा घड़ा लेकर पीतल की थाली के किनारे पर नृत्य और ताल चित्रित नृत्य करते हुए पैरों की उंगलियों से चित्र बनाना। यामिनी कृष्णमूर्ति और राजा रेड्डी इसके प्रमुख नर्तक हैं। अगला जो नृत्य है दोस्तों मोहिनीअट्टम, जो कि केरल से संबंधित है। मोहिनीअट्टम या मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार है का नृत्य केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम का संदर्भ 1709 में मजहामकलम नारायण नंबूतिरी द्वारा लिखित विहारमाला और बाद में कवि कुंजन नाबियार और लिखित घोष यात्रा में पाया जा सकता है। इसे त्रावणकोर राजाओं महाराजा कार्तिक तिरुनल और इसके उत्तराधिकारी महाराजा स्वाति तिरुनल 18वीं-19वीं शताब्दी द्वारा वर्तमान शास्त्रीय प्रारूप में संचालित किया गया था। ज़्यादातर गोलाकार चाल, नाजुक कदमों और सूक्ष्म अभिव्यक्तियों के साथ लड़कियों द्वारा एकल प्रदर्शन आंदोलन को नगियार कुथु और महिला लोक नृत्य केक्कोटिकली और तिरुवुतिकली में उधार लिया जाता है। इसमें भरतनाट्यम सौंदर्य और ललित, कथकली जोश के तत्व और यह अधिक कामुक और गीतात्मक और नाजुक हैं। यथार्थवादी मेकअप और साधारण ड्रेसिंग करके केरल की काशुवी साड़ी में उपयोग किया जाता है। गीत मणिप्रवला तमिल, मलयालम और संस्कृत को मिलाकर एक मध्यकालीन दक्षिण भारतीय भाषा में है और सुंदना नायर और पल्लवी कृष्णन इसके
प्रमुख कलाकार हैं। अगला दोस्तों उड़ीसी, जो कि उड़ीसा से संबंधित है। प्रदर्शन के साथ विष्णु भगवान के अवतारों की कथाएं और जयदेव के गीत, गोविंद के छंद हैं। सुखदायक गीतों द्वारा समर्पित एक नर्म नृत्य है और मुद्राओं एवं भावों के संदर्भ में भरतनाट्यम समान है। इसमें मोबाइल मूर्ति कला कहा जाता है। इसमें दो प्रमुख मुद्राएं शामिल हैं, त्रिभंगा यानी कि शरीर, गर्दन, धड़ और घुटनों पर झुका हुआ, और एक दूसरी है जो चौक, एक वर्ग की एकल की स्थिति। सोनल मान सिंह और केलू चरण महापात्रा इसके प्रख्यात कलाकार हैं। क्षत्रिय दोस्तों असम से संबंधित है। क्षत्रिय नृत्य 15वीं शताब्दी ईस्वी में वैष्णव संत असम के सुधारक शंकरदेव द्वारा वैष्णव धर्म के प्रचार के माध्यम के रूप में पेश किया गया था। यह नृत्य शैली में नृत्य की एक विशिष्ट शैली के रूप में विस्तृत है। इसमें धार्मिक चित्रित और संतों यानी कि वैष्णव मठों और मठों के संबंध में इस कारण नृत्य शैली क्षत्रिय नाम दिया गया है। क्षत्रिय नृत्य परंपरा, हस्त मुद्रा, पद यात्रा, संगीत आदि के संबंध में कड़ाई से निर्धारित सिद्धांतों पर शासित है। इस परंपरा को दो स्पष्ट रूप अलग अलग धाराएं हैं। बुहाना संबंधित प्रदर्शन की सूची, गायन, नाच से लेकर खरम, मनार, नाच तक। दूसरे नृत्य संख्याएं जो स्वतंत्र हैं, जैसे चाली, राजगरिया, चाली झुमुरा, नाडोभंगी आदि। इनमें से चाली की विशेषता शालीनता और लीलित्य है, जबकि झुमरा की पहचान ओज और राशि सुंदरता है। अगला जो नृत्य है दोस्तों मणिपुरी यानी कि मणिपुर से है। मणिपुर नृत्य की उत्पत्ति प्राचीन काल से देखी जा सकती है और दर्ज इतिहास से परे है। मणिपुर में नृत्यानुष्ठानों और पारंपरिक इतिहासों से जुड़ा हुआ शिव पार्वती ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले अन्य देवी देवताओं के नृत्य के प्राण संदर्भ है। लाई हरोबा नृत्य से प्रमुख रूप से मणिपुरी शैली का नृत्य का आधार माना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है देवताओं का आनंद। यह गीत नृत्य की औपचारिक पेशकश के रूप में किया जाता है। मुख्य कलाकार माई बास और माई बीस पुजारी व पुजारी ने जो दुनिया के निर्माण को फिर से प्रस्तुत करते हैं। मणिपुर को लोकप्रिय रासलीला नृत्य की 18वीं शताब्दी के राजा भाग्यचंद्र के शासनकाल में हुई थी। मणिपुरी नृत्य में एक बड़ा भंडार है। हालांकि सबसे लोकप्रिय रूप रास और संकीर्तन थांगता है और सामूहिक गायन का कीर्तन मुख्य रूप से मणिपुरी संकीर्तन के नाम से जाना जाता है। पुरुष नर्तक नृत्य करते हुए समय पुंज और करताल बजाते हैं। नर्तक नाटकीय प्रदर्शन में लय को बेहतर बनाने के लिए घुंघरू की घंटियां नहीं पहनते उनके, क्योंकि इससे शरीर की नाजुक गतिविधियों से मंदी आती है। तो दोस्तों ये वीडियो शास्त्रीय नृत्य से, और मैंने ये क्यों करवाई, क्योंकि जो प्रभा अत्रे है शास्त्रीय नृत्य की कलाकार, उनका आज देहांत हो गया दोस्तों। तो इसलिए आगे आने वाले एग्ज़ामों में कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम टू द पॉइंट पर्सन जरूर बन सकता है, क्योंकि एग्जामिनर होता है जो करंट में चल रही जितनी भी घटनाएं हुआ उनसे आधारित प्रश्नों को जरूर बनाता है। तो कौन है प्रभा अत्रे, इसके बारे में अपने थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि प्रभा अत्रे कौन थी। तो वरिष्ठ शास्त्रीय गायक यानी कि डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन। वरिष्ठ शास्त्रीय संगीत गायक प्रभा अत्रे के पुणे में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 91 ईयर्स की थी। शनिवार तड़के सुबह उनको दिल का दौरा पड़ने से उनके इलाज के लिए दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें पहले ही उसकी जान जा चुकी थी। चूँकि प्रभा अत्रे के रिश्तेदार अमेरिका में है, इसलिए अंतिम संस्कार भारत में आने पर किया जाएगा। प्रभा अत्रे एक अंतर्राष्ट्रीय प्रख्यात
ख्याति गायिका थी। अत्रे ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व स्तर पर लोकप्रिय निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों प्रभा अत्रे जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक की प्रमुख कलाकार रही है। कथक उत्तर भारत का एकमात्र जो है शास्त्रीय नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जिसमें जो अपनी देवताओं की कहानियां हैं वो उसमें सुनाई जाती हैं। तो वह किराना परिवार की प्रतिनिधित्व करती थी। उन्होंने पुणे के ILS लॉ कॉलेज में कानून में स्नातक और संगीत में डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने कुछ वर्षों तक ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया। उनके बाद मुंबई SNDT महिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और संगीत विभाग में प्रमुख बनी। ये आप देख सकते हो दोस्तों कि पिछले साल इनको पद्म श्री पुरस्कार रामनाथ कोविंद जो कि अपने राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था। तो मार्च 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रभा अत्रे कला को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। प्रभा अत्रे का जन्म 13 सितंबर 1932 को पुणे में हुआ था। गायन के साथ साथ उन्होंने नृत्य का भी प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने विजय करंदीकर, सुरेश बाबू माने, हीराबाई बडोडकर से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। उन्होंने पद्म श्री 1990, पद्म विभूषण 2002 और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुके हैं। प्रभा अत्रे ने संगीत में कुल 11 किताबें लिखी हैं। अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिभा बनाए रखने के लिए डॉक्टर प्रभा अत्रे फाउंडेशन की स्थापना की गई। तो उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा के लिए स्वरमयी गुरुकुल नामक संस्थान की स्थापना की थी। प्रभा अत्रे ने किराना परिवार की विशिष्ट को बरकरार रखा। वरिष्ठ पत्रकार मुकुंद सगोरम ने किया। किराना परिवार के गायक स्वर और भाव में पूरा ध्यान देते थे। उनकी गायिका को विशिष्ट आती थी। उनकी गायिका के अलग गुण होता है। यह खुद एक बंदिशाकारा थी, यानी वह गीत लेखन और गायन दोनों किया करती थी। मूल रूप से उन्होंने संगीत का बहुत अध्ययन किया और उसके बाद संगीत कार्यक्रमों को रोक किया। शास्त्रीय गायक रघुनंदन पनाशकर ने कहा कि प्रभाताई की आवाज़ अद्वितीय थी, इसलिए उन्होंने गायन के कई लोगों के प्रभाव छोड़ा। मेरी पीढ़ी, मेरे पहले की पीढ़ी, मेरे बाद की पीढ़ी, तीनों पीढ़ियों पर प्रभा अत्रे के गायन की छाप है। उनकी गायिका और गायन दोनों ही बोलचाल मधुर थी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।